ख़वातीन हज़रात आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम सलाम जेके और सलाम जेके प्रोग्राम लेकर मैं साहिल अमीन और आसिफ रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ के दिल्ली स्टूडियो से बराह रास्त आप तक पहुँच रहा है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम सियासी, समाजी और मजहबी मामलात के साथ साथ उन खबरों पर बात करते हैं जिन खबरों पर आपकी नज़र दिन भर रहती है। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे। जहां श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, वहीं पर बात करेंगे मरकज़ की बजट के हवाले से और जिस तरीके से मरकज़ी सरकार की जानिब से कल बजट पेश किया गया उस पर भी बात करेंगे। और बजट पेश होने के बाद आम लोगों का इस बजट के हवाले से क्या कुछ कहना है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे करगिल की, करगिल में कल भी एहतजाजी मुजाहिरा हुआ और एहतजाजी मुजाहिरा किस चीज़ को लेकर हुआ वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं वादी कश्मीर और वादी कश्मीर के जनूबी कश्मीर से। और जनूबी कश्मीर में आड़व पहलगाम में जिस तरीके से कल बर्फानी तोदा गिराने की वजह से 4 लोग उसमें दब गए हैं, उस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आसिफ रशीद। जी बिल्कुल, कल पूरे दिन को हम आपको पल पल की खबरों से जिस तरीके से अपडेट करते रहे और कल भी हमने आपको बताया था कि शाम देर गए एक जो दर्दनाक खबर हमारे सामने आई थी कि कुछ लोग जो सड़क को साफ करने का काम कर रहे थे और एक जेसीबी के साथ बर्फीले तूफान में दब गए थे। और पहले ये बताया जा रहा था कि 4 लोग जो हैं इस बर्फ के तूफान में दबे और उसके बाद ये बताया गया कि एक डेड बॉडी जो है वो रिकवर की गई। हालांकि जब एक अफराद को वहां से निकाला गया तो उसे अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ा। लेकिन आज सुबह जो अभी तक की हमारे पास खबर आई है 3 लोगों की मौत हुई है। कुल 4 अफराद बताए जा रहे थे जो इस बर्फ के तोदे में जो दब गए थे काम करते वक्त। कल दोपहर को ये वाक़ा पेश आया था और उसके बाद से लगातार सिविल इंतजामिया और उसके साथ साथ पुलिस और आर्मी के कुछ जवान वहां पहुंच के मौका वारदात पे और बर्फ हटाने का जो काम था वहां पे और इन तमाम अफराद को जो बर्फ के तोदे के नीचे दब गए थे उनको निकालने की कोशिश लगातार जारी थी। ताहम आज सुबह जो खबर आई है 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 में से एक का अभी तक भी जो एक शख्स जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे पहलगाम आड़व के वाक़े के हवाले से, उसके साथ साथ अगर हम शुमाली कश्मीर की बात करेंगे और शुमाली कश्मीर के उड़ी के मुख्तलिफ इलाकों से ये खबरें सामने आ रही है कि यहाँ पिछले कई रोज से राबता सड़कें जो है वो बंद पड़ी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे इंतजामिया की, तो सूबाई इंतजामिया की जानिब से पहले ही ये एडवाइजरी जारी की है दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कि वो खराब मौसम के चलते चलने फिरने में एहतियात बरतें ताकि कोई हादसा पेश ना आए। और कल के अगर हम बात करेंगे आड़ो इलाके में, तो यहां पर ये मजदूर सफाई का काम कर रहे थे, रास्ता साफ करने का काम कर रहे थे ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कतें पेश ना आए। उस दौरान यह हादसा पेश आया, बर्फानी तोदा आया जिसमें 4 लोग दब गए हैं। इससे पहले कि हम फिदा से ताजा तफसीलात लेंगे, कल शाम देर गए इंतजामिया के आला अफसरान का क्या कुछ कहना है इस हवाले से वो आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद फिदा हुसैन से ताजा तफसीलात हम लेंगे। आया है, बड़ी अफसोस की बात है। तो मगर जो ही हमने सुना, जो ये हमारे मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर पहलगाम के हैं उनको हम फ़ोन किया, हमने उनको अपने बीएमओ साहब ने भी फ़ोन किया होगा, मगर इसने तुरंत कार्रवाई करके टीम वहाँ भेजा। वहाँ से एक हमारा जख्मी आ गया है, वो ठीक भी उतना भी ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो उसको उन्होंने रेफर कर दिया। तो उसके बाद दूसरी एक आई है और वो डेड बॉडी आई है, वो हमें अभी पहलगाम हॉस्पिटल में ही है। तो हम उसको आज यहीं रखेंगे, मोर्चरी में रखेंगे जब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो कुछ खदशात है कि और भी कुछ बॉडीज ऊपर है, वो ठीक है नहीं है वो हम नहीं जानते हैं, हमें पता नहीं है अभी। चलिए, ये थे इंतजामिया के अफसरान। लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है फिदा हुसैन। फिदा, क्या ताज़ा तफसीलात है जो कल रात आड़ो पहलगाम में वाक़ा पेश आया? देखिए अमीन, मैं बता दूं आपको कि जो कल हादसा पेश आया है पहलगाम आड़ो में, वहाँ पे जो 3 लोग बर्फ के नीचे दबे हुए थे उन तीनों की मौत जो है वो वाक़या हुई और तीनों की लाशें जो है अपने अपने हवाई इलाके पहुंचा दी गई है। और आज सुबह जो है जो त्राल का एक रहने वाला है उसकी मैयत जो है उनके आबाई इलाके पहुंचा दी गई है। साथ ही साथ जो 2 और लोग थे जिनका ताल्लुक पहलगाम से ही है, उनकी
लाशें भी उनके घर वालों को दी गई है। और जब ये खबर इलाके में फैल गई कि बर्फानी तोदा जो है वो नीचे गिराया, जहां से एक जेसीबी भी गुजर रहा था, तो वो उसकी जद में आ गया। उसके फौरन बाद जो जिला इंतजामिया ने कुछ टीमें वहां पे भेज दी है, जिसमें खुद एसडीएम जो है वो खुद मॉनिटर कर रहे थे। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग भी वहां पे पहुंच गए, वो भी मॉनिटर कर रहे थे। और ये रात देर तक ये ऑपरेशन वहां पे चलता रहा और तीनों की लाशें जो है वो निकाल दी गई। हालांकि पहले कोशिश की गई थी, जो वहां पे टीमें पहुंचा दी गई थी जिनमें पुलिस था, पुलिस ने भी काफी कोशिश की इन तीनों को बचाने की, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन वहां के मकामी लोगों ने भी काफी मदद की उन टीम की जो वहां पे पहुंचे थे, जिन्होंने इन तीनों लाशों को निकाल दिया है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वहां से काफी ज्यादा बर्फबारी थी, जब वहां पे काफी ज्यादा बर्फ जो है वो जमी हुई थी। तो उसके बाद वहां से ये बताया जाता है कि एक जेसीबी जो है वो वहां पे था और वो तीनों लोग वहां पे फिदा क्या इसमें सिर्फ 3 लोग मौजूद थे या और कुछ लोग थे? देखिए अमीन, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 लोग थे जो बर्फ के नीचे आ गए थे, जिनको एक एक करके बाद में निकाला गया। हालांकि काफी ठंड थी, माइनस टेम्परेचर था, उसके बावजूद भी वहां पर जिस तरह से जिला इंतजामिया ने कोशिश की, चाहे वो एसडीएम पहलगाम हो, तहसीलदार पहलगाम हो, पुलिस हो या डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग जो खुद मॉनिटर कर रहे थे, वो रात देर गए तक पहलगाम में ही थे। और साथ ही साथ उन्होंने कोशिश भी की कि ये तीनों लोग जो है ये बचने चाहिए, लेकिन वो तीनों लोग जो है बर्फ के नीचे थे और उनकी मौत जो है वो वाक़ा हुई। हालांकि एक की हालात जो है वो काफी नाजुक थी। जब उनको पहलगाम अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद उसको अनंतनाग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। उसके बाद जब ये खबर पूरे इलाके पहलगाम में फैल गई तो वहाँ के लोग जो है फिदा, इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ अब एडवाइजरीज है कि दोबारा क्या इंतजामिया की तरफ से लोगों के लिए कोई इस तरह की नोटिफिकेशन या कोई एडवाइजरी जारी की गई है ताकि आम लोगों की जान बचाई जा सके? क्योंकि बताया ये भी जा रहा है इस हफ्ते और भी भारी बर्फबारी हो सकती है दूर दराज के इलाकों में। देखिए, बार बार एडवाइजरी जारी होने के बावजूद भी कहीं न कहीं पे जो आम लोग हैं वो गलती कर बैठते हैं। वैसे ही एडवाइजरी चाहे वो पहलगाम में भी जारी की गई थी, बाकी जगहों पर भी जारी की गई थी, लेकिन ये बताया जाता है कि जो ये 3 लोग हैं ये पिछले 1 महीने से वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो वहां पे चाय पी रहे थे कि अचानक बर्फ जो है वो नीचे आया और वो तीनों उसके जद में आ गए, वो तीनों की मौत हुई। लेकिन बार बार लोगों से हमने अपने चैनल के जरिए भी यही बताया कि जहां कहीं पर भी एडवाइजरी जारी होती है तो उस एडवाइजरी का वो फॉलो करे। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो आम लोग हैं वो उस एडवाइजरी का फॉलो नहीं करते हैं। एक बार फिर हम अपने चैनल के जरिए उन लोगों से ये कहते हैं कि जहां कहीं पर भी एडवाइजरी जारी होती है वो उसका फॉलो करे। अगर पहलगाम में आज 3 जाने चली गई, एक ड्राइवर जो चित्राल का रहने वाला था उसकी मौत हुई। जब वहां के लोग कल शाम पहलगाम पहुंच गए तो वहां पे हर तरफ से सन्नाटा छाया रहा, हर तरफ से वहाँ जो लोग थे उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि त्राल का जो ये शख्स है ये यहाँ पर मजदूरी के लिए आया था, लेकिन बर्फ ने उसकी जान ले ली। अगर उनके घर वालों को ये पता होता तो शायद वो उनको वहाँ पे नहीं भेजते। बिल्कुल फिदा, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि और भी खबरें हैं जिन पे आपसे ताजा तफसीलात जानना चाहेंगे। ये थे फिदा हुसैन अनंतनाग से जो आरोप पहलगाम से तफसीलात फराम कर रहे थे कि जो कल बर्फानी तोदा आया जिसमें एक जेसीबी और 3 लोग जो उसमें दब गए थे, तीनों की लाशें निकाली गई और अपने अपने आबाई इलाकों को वो लाशें पहुंचाई गई है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, जब वादी कश्मीर के अंदर बर्फबारी होती है तो सबसे बड़ा मसला अगर होता है आसिफ, तो सबसे बड़ा मसला तब पैदा होता है वादी के अंदर और जम्मू के अंदर, जब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आमद रफ्त के लिए बंद होती है। और अगर हम बात करेंगे पिछले तकरीबन 15 दिन में सिर्फ एक दिन ऐसा देखने को मिला जब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही देखने को मिली, वो भी एकतरफा ट्रैफिक देखने को मिली। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे लगातार 14 दिन में तकरीबन ये रास्ता जो है वो बंद ही रहा और इस दौरान जो दरमानदा मुसाफिर है उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कई बार हमने अपने नशरियात में भी वो अपने नाजरीन तक पहुंचाया कि जो लोग दरमानदा है उनकी जानिब से क्या ग्रीवेंसेस रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम इंतजामिया की बात करेंगे तो इंतजामिया की जानिब से भी बार बार ये कोशिश रही है कि ट्रैफिक बहाल करने के लिए इकदाम उठाए गए, काम लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी खराब मौसम के चलते ये श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो है अक्सर बेशतर बंद ही विंटर्स में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आज लगातार अगर आज की बात करें तो तीसरा दिन है और आज भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक चलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम तो एक तरफ खराब है ही, लेकिन दूसरी तरफ जो
4 लेन सड़क का काम चल रहा है, लगातार उसको वाइडनिंग करने की कोशिश की जा रही है। कटिंग के बाद कई मकामात पर रामबन से बनिहाल तक हमने बार बार देखा कि लगातार पस्सियां गिरने का सिलसिला जारी है, पत्थर आ रहे हैं और पिछले 2 दिन से भी इसी वजह से ट्रैफिक लगातार रोकना पड़ रहा था और आज तीसरा दिन है। आज भी अगर बैटरी चश्मा, आपसे कुछ देर पहले की भी खबर जो रामबन से आई, एक और पस्सी गिरने से ट्रैफिक, आज जो कोशिश की जा रही थी कि शायद एक तरफा कुछ जो दरमांदा गाड़ियां हैं उनको निकाला जाए, लेकिन अब दोबारा से उन उम्मीदों पर पानी इसलिए फिर गया है क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो एक मिरोट का इलाका बताया जा रहा है, वहां पे पस्सी गिरने से दोबारा से ट्रैफिक पर जो यातायात है, जो हाईवे पर जो एक तरफा यातायात खोले जाने की उम्मीद थी, फिलहाल वो उसकी उम्मीद अब नहीं रही है। और पिछले जिस तरीके से साहिल अमीन ने भी आपको बताया कि लगातार 2 हफ्तों से इसी तरह का सिलसिला चल रहा है, दरमांदा गाड़ियां हैं और हजारों मुसाफिर जो रामबन, उधमपुर, बनिहाल तक फंसे थे, अलग अलग मकामात पर। जम्मू से भी हमने आपको कई बार बताया लोग फंसे हुए, इंतजामिया की तरफ से लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पस्सियां गिरने का और बर्फबारी के बाद जो हाईवे बंद होने का सिलसिला है वो फिलहाल थम नहीं रहा। बिल्कुल, इस खबर पर हम बात करेंगे। और जवाहिर टनल के आसपास और वादी में मौसम कैसा है, जवाहिर टनल के आसपास हालात कैसे हैं रास्ता खोलने के हवाले से। लेकिन अगर हम उस साइड की बात करेंगे, जिस तरीके से आसिफ ने कहा कि बैटरी चश्मा के मुकाम पर जो पस्सियां गिराई है उसकी वजह से एक बार फिर रास्ते पर ट्रैफिक बहाल करना इंतजामिया के लिए मुश्किल बन रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है एसएसपी ट्रैफिक संजीव खजूरिया साहब। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले अपने नाजरीन को आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बहाल हो सकती है? जैसा कि आपको पता है कि ये जो शूटिंग स्टोन्स और लैंडस्लाइड का प्रोसेस है ये अनसर्टन है और कंटिन्यू है। बिल्कुल। तो कि जो कल जो बारिश हुई और स्नोफॉल हुआ है उसकी वजह से 5 से 6 जगहों पे लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन्स आए हैं। बिल्कुल सर। जिनमें जो कंपनी जो कंसर्न अथॉरिटीज है उन्होंने काम करवाया है और 2 या 3 जगहों पे अच्छे से सफाई हो चुकी है। बिल्कुल। लेकिन 2 हमारे कंसर्न एरिया है जो पंथाल और अनोखी फाल, बिल्कुल, उसमें अभी भी सफाई का काम चल रहा है। जैसे ही हमें क्लियरेंस का रिपोर्ट मिलता है हम सिचुएशन को असेस करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला ले पाएंगे। बिल्कुल खजूरिया साहब, अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से विंटर्स के दौरान अक्सर बेशतर श्रीनगर जम्मू शहरा को बंद होता हुआ देखा गया, लेकिन हर बार जो दरमांदा मुसाफिर होते हैं या ड्राइवर हजरात जो होते हैं उनकी तरफ से बार बार ये शिकायत रहती है कि इंतजामिया की जानिब से माकूल इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। क्या वजह है कि हर बार यही देखने को मिल रहा है? देखिए, जो इंतजाम की बात है ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, इसको मैं कुछ डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारा काम रहता है ट्रैफिक को रेगुलेट करना। जैसे ही हमारा जो क्लियरेंस रोड की आती है तो हम उसको चलाना शुरू कर देते हैं। अगर हम एसएसपी साहब बात करेंगे तो कल जिस तरीके से मौसम में बेहतरी आई थी तो कुछ गाड़ियों को जो मुख्तलिफ मुकामात पर दरमांदा थी उनको महफूज मुकामात की ओर जाने की इजाजत दी गई। अगर हम रामबन या दूसरे मुकामात की बात करें, क्या वहां पर भी ऐसा कुछ इकदाम उठाया गया ट्रैफिक महकमा की जानिब से ताकि अगर मौसम मजीद खराब हो कोई हादसा पेश ना आए? देखिए, हमारा हमेशा कोशिश रहता है कि जैसे ही रोड क्लियरेंस होता है हम अपनी गाड़ियों का मूवमेंट शुरू करवा देते हैं। बस सबसे बड़ी बात जो है वो एक अनसर्टनिटी है कि हम चलाते हैं रोड तो कब शूटिंग स्टोन्स और कब लैंडस्लाइड्स हो जाएगा और कब ट्रैफिक सस्पेंड हो जाए, उसके बारे में एडवांस में कहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। एसएसपी साहब, अगर हम बात करेंगे तो क्या जो इस कौमी शहरा पर सफर करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगी और कब तक रास्ते पर ट्रैफिक बहाल होने की उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। हमारी तरफ से हमेशा हमारे टेलीफोन नंबर, वेबसाइट और हर तरह का जो कांटेक्ट नंबर है वो हमने पहले से पब्लिश किए हुए हैं और लोगों से जो पब्लिक है, जो हमारे भाई हैं, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी वो कभी सफर करना चाहें तो पहले क्लियरेंस ले लें, हमें पूछ लें कि हम घरों से निकलें कि नहीं निकलें, आनंद फानंद में वो ना निकलें। संजीव साहब, आपने अनोखी फाल और पंथियाल इन 2 इलाकों का जिक्र किया, तो लगातार आपकी तरफ से ऑफिशियल तौर पर एक एडवाइजरी जारी की जाती है
कि जो डेंजर जोन है, जो स्लाइडिंग एरिया है, यहाँ पे कोई भी गाड़ी या मुसाफिर, कोई भी यात्री इस इलाके में नहीं रहेगा। लेकिन अगर कल की बात करें या 2 दिन पहले, जिस तरीके से परसों शाम को भी कुछ गाड़ियां इसी इलाके में फंसी हैं, तो ऐसे में उनको आगे जाने की इजाजत क्यों दी गई इस डेंजर जोन में? देखिए, मैं यही पहले भी आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि जब हमें क्लियरेंस रिपोर्ट मिल जाता है कि यहाँ पे सब ठीक है तो हम गाड़ी मूव करवा देते हैं। अब जब गाड़ी को हमने मूव करवा दिया, अगले 5 मिनट में कोई लैंडस्लाइड हो जाए तो वो डेफिनेटली उनको रुकना पड़ेगा वहां पे। हम जब गाड़ी चलाते हैं, जब किसी को अलाउ करते हैं, उसी सूरत में करते हैं जब हमारे पास क्लियरेंस रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन उसके बाद अगले 2 मिनट में, जब 5 मिनट में, जब 15 मिनट में फिर कोई लैंडस्लाइड हो जाए, शूटिंग स्टोन हो जाए, तो वो जाहिर सी बात है कि उनको रोकना ही पड़ेगा। चलिए एसएसपी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एसएसपी ट्रैफिक संजीव खजूरिया साहब, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उससे ये साफ हुआ है कि अभी भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल होना नामुमकिन है, क्योंकि मुख्तलिफ मुकामात पर जो है पसिया गिराई है, उसकी वजह से इंतजामिया के लिए काफी मुश्किलात भी सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम टनल के इस पार की बात करेंगे तो फोन लाइन पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फिदा हुसैन। फिदा हुसैन, मौसम की सूरत हाल क्या है, और टनल पर जिस तरीके से कल भी हमने देखे टनल के उस पार या इस पार की बात करेंगे तो जो दरमानदा मुसाफिर थे, काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था उन्हें, और उनका मानना है कि इंतजामिया की जानिब से माकूल इंतजामात नहीं किए गए। क्या ताजा तफसीलात है? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टनल के इस पार की अगर बात करेंगे तो दरमानदा मुसाफिर कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स बहुत सारे हैं, और ट्रक ड्राइवर्स सिर्फ और सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि हमें उस पार जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन उस पार जाने की इजाजत के लिए अगर मौसम ठीक रहता है तब उनको उस पार जाने की इजाजत मिलेगी। लेकिन जब हम खुद कल ग्राउंड जीरो पे गए, वहां पे सड़क पर काफी ज्यादा फिसलन है, और महकमा ट्रैफिक के जो एसपी ट्रैफिक रूरल है वो भी खुद वहां पर थे, और उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने यही बताया कि आप सड़क की हालात देख सकते हैं, आप सड़क की हालात जो है वो आप ट्रक ड्राइवर्स को बता सकते हैं। लेकिन जब हमने ट्रक ड्राइवर्स से बात करनी चाहिए तो उन्होंने यही कहा, तो उनकी यही फरियाद थी, अब हमारे पास पैसा खत्म हो चुका है, अब हमारी गाड़ी में जो माल है वो सड़ा हुआ है, अब अगर हम उस पार जाएंगे भी तो लेकिन हम वहां पे कि जिसका ये माल है उसको हम क्या कहेंगे। लेकिन उनसे जब हमने यही कहा कि रास्ता आगे ज्यादा खराब है तो कोई भी यहाँ पे कोई भी आपके लिए ये नहीं अलाउ करेगा कि आप आगे जा सके। लेकिन उन्होंने वहां पर एहतजाज किया, और बाद में एसपी ट्रैफिक रूरल खुद आए और उनको जब समझाया और वो अपनी गाड़ियों में फिर बैठ गए, और उन्होंने कहा कि अब हम और इंतजार करेंगे। लेकिन जम्मू में जितने भी दरमानदा मुसाफिर है उनके लिए आज एक और बुरी खबर यही है कि शायद आज भी उनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जब हमने बात भी की ट्रैफिक के बड़े ऑफिसर्स के साथ तो उन्होंने यही कहा कि आज मुश्किल क्या, आज नामुमकिन ही है कि आगे हम ट्रैफिक को अलाउ करेंगे। चलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे पसिया गिराई है, जिसकी वजह से हम ट्रैफिक को अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हम ट्रैफिक को आज दिन में किसी न किसी वक्त अगर कहीं पे यहाँ पे जो पत्थर है वो नीचे ना आ जाए तब हम ट्रैफिक को अलाउ करेंगे। लेकिन इस पार की अगर बात करेंगे, इस पार अगर जब बर्फबारी ज्यादा हुई, बर्फ को हटाया गया, और आम लोगों की मैं यहाँ पे आपको अमीन बता दूं, यहाँ के जो काजीगुंड के मकामी लोग हैं उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स के लिए हर कोई चीज वहां पे दस्तयाब रखी है। उन्होंने मुफ्त राशन वहां पे रखा है, उन्होंने वहां पे उनके लिए मुफ्त चाय भी रखी है, और ट्रक ड्राइवर्स का यही कहना है कि यहाँ का भाईचारा देखकर हमें काफी खुशी हुई है। अमीन, चलिए फिदा हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फिदा हुसैन जो तफसीलात फराहम कर रहे थे काजीगुंड और जवाहिर टनल के आसपास। नाज़रीन मोहतरम, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से अगर हम बात करेंगे, जो लोग इस शाहराह पर सफ़र करना चाहते हैं उन्हें इंतजामिया की जानिब से ये बात रखी गई है कि वो इससे पहले कि वो सफ़र करें मुतल्लिका कंट्रोल रूम के साथ रब्ता करें ताकि सफ़र के दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में और भी मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। मुल्तानी पचमीना, खाया पिया सब बचाए, पाचन शक्ति बढ़ाए, कुछ नहीं बचेगा, अब सब बचेगा। You
फास्ट प्लस बाय यूहो स्मार्टफोन्स। एंड्योरा मास्क की मदद से सही वजन पाकर पाया नया कॉन्फिडेंस, पाई नई पर्सनैलिटी। एंड्योरा मास्क, बरसों से बेहतरीन, बरसों से भरोसेमंद वेट गेनर। Upkarma Ayurveda brings you pure Shilajit in resin form. This really helped me and it works. Upkarma Ayurveda, pure Shilajit. Upkarma Ayurveda, balance your life. This year marked the beginning of an era as gates of IDPS opened to cater the needs of our valued city. We are here with an objective to provide outstanding education. Our journey would not have been possible without the blessings of Almighty and dear parents who strongly reposed their confidence on us. On behalf of management, my heartfelt thanks to dear parents, staff and students for their continuous support. पेश है मुल्तानी पचमीना, खाया पिया सब बचाए, पाचन शक्ति बढ़ाए, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। नाज़रीन मोहतरम, आज तक बात हो रही थी पहलगाम में पेश आए हादसे के हवाले से और उसके साथ साथ श्रीनगर जम्मू कौमी शहर के हवाले से हमने बात की, लेकिन अब बात करेंगे मरकजी बजट के हवाले से। और जिस तरीके से कल मरकजी खजाना वजीर पीयूष गोयल की जानिब से बजट साल 2019-20 माली बजट जो है वो पेश किया गया और उस दौरान बजट के खदकाल को पेश करते हुए ऐवान में उन्होंने जिन चीज़ों का जिक्र किया है, चाहे हम बात करेंगे आम लोगों की, चाहे मजदूरों की बात करेंगे, चाहे मुलाजिम पेशा लोगों की बात करेंगे, तो बजट पेश करते हुए ये कहा गया है कि सभी लोगों का इस ख्याल रखा गया और उसके बाद इस बजट को तैयार किया गया है। जी आसिम, बिल्कुल। अगर आम इंतखाबात को जहन में रखें तो पिछले इस साल की अगर बात करें तो मोदी हुकूमत का एक आखिरी बजट जो इस साल का वो पेश किया गया और इसमें तमाम तर जितने भी वर्ग थे, जितने भी अलग अलग सेक्शंस थी, सबका जिक्र हुआ बारी बारी से और कोशिश की गई। हालांकि बाद में सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि तमाम वर्गों को साथ रखकर, इकट्ठे रखकर सबके लिए बराबर के हकूक दिए गए हैं, सबकी बात की गई है। इस बजट में किसी को भी नहीं छोड़ा गया है और किसानों के साथ साथ गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में जो मजदूर हैं, जिनके पास कोई भी किसी तरह का कोई कारोबार नहीं है, खुद दिहाड़ी लगाकर अपना गुजारा करते हैं, उन लोगों के लिए भी खास कुछ पेंशन का भी जो है एक ऐलान किया गया। साथ ही साथ मुलाजमीन और ताजिरों को उनके लिए भी, उनकी तरफ से भी जो बाद में रिएक्शन आया वो भी ये मानते हैं कि उनके लिए सौगात है। कई तरह के एक तरह से राहत जो सरकार की तरफ से दी गई। वजीर खजाना पीयूष गोयल ने जब लोकसभा में 2019-20 का अबूरी बजट पेश किया, इसमें पीयूष गोयल ने कहा कि टैक्स वसूली जो साल 2013 और 14 में 6.38 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर माली साल में अगर बात की जाए तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और साथ ही साथ जो मजदूरों किसानों के लिए बात की गई उसमें उनको सालाना यानी एक साल का 6,000 रुपए, यानी अगर एक दिन की बात की जाए तो इस पैकेज के हवाले से उन्हें करीबन 17 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेंगे। हालांकि जिस पे बाद में जो विपक्ष की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से इस पे तंज भी कसे गए, काफी हमला किया गया, लेकिन 85 से 85% जो है इस बार टैक्स को कम करने में एक तरह से ये कहा जाए कि उसको इजाफा मिला है। और बिल्कुल, अगर आसिफ हम बात करेंगे इस बजट के हवाले से, जिस तरीके से आपने किसानों की बात की, तो किसानों को लेकर जो मरकजी सरकार की जानिब से और पीयूष गोयल साहब की जानिब से जो बात कही गई है कि माहाना जो 500 रुपए किसानों के खातों में जमा किए जाएंगे, उसको लेकर अपोजिशन की जानिब से और अपोजिशन के साथ साथ दूसरे हल्कों की जानिब से ये बात कही गई है कि इससे बेहतर ये था कि अगर मरकजी सरकार की जानिब से बजट के दौरान ये बात कही हो कि बुनियादी
ढांचे को मुस्तकम किया जाएगा ताकि किसानों जो किसान जो काश्त करते हैं, चाहे फसल के, सब्जियों के या दूसरे चीज़ों के, तो उन्हें उसको ट्रांसपोर्टेशन के हवाले, उनके ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात की होती तो शायद किसानों के लिए एक अच्छा कदम होगा। लेकिन हर माह 500 रुपया उनके खातों में लाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके साथ साथ अगर कल हमने देखा हाउस के अंदर भाजपा की जानिब से काफ़ी शाबाशी दी जा रही थी, वहीं पर अपोजिशन की बात करेंगे तो शोरगुल भी देखने को मिला था। लेकिन आम हलकों के साथ साथ अगर हम बात करेंगे साबिक मरकजी खजाना वजीर अरुण जेटली साहब के, और जिस तरीके से आपको पता ही होगा कि पीयूष गोयल साहब को इजाफी चार्ज दिया गया जब अरुण जेटली की सेहत तबीयत खराब हुई है, तो वो इस वक्त वो बाहर है। तो बाहर जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस बजट के हवाले से, पहले अपने नाज़रीन तक वो भी पहुंचाएंगे। उसके बाद अपने सीनियर साथी विनोद कुमार से हम फोन लाइन पर जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे ग्राउंड जीरो में क्या कुछ इस बजट के हवाले से कहा जा रहा है उस पर बात करेंगे। Let's be very clear. In the 2009 interim budget, Mr. Pranab Mukherjee, not even in the interim budget, but while replying to it, announced a stimulus package where he reduced excise duties 2% across the board. Well, the same argument was available then. In 2014, Mr. Chidambaram, on a number of products, including engineering products, automobiles, gave a duty rebate. The same argument can be taken now. Well, budgets are an essential part of any parliamentary democracy. So are elections. And if good policies of the government and the kind of fiscal space that we have created enables us to help the middle class, and mind you, India's middle class is being very vastly strengthened. I recently went through a study. In 2018, we had 2005, I'm sorry, we had an 18% middle class. In 2015, it was 29%. In 2025, it's projected to be 44%. So within a generation, you will see a large majority of Indians graduating into the middle class. And if UPA inflicted a 10% inflation on them, which we've brought down, obviously the taxpayer also, his real value of money has declined. And therefore, exempting the smaller taxpayer, and mind you, his ability to spend more means a boost to the economy. What we give him by way of a direct tax benefit also comes back by way of indirect taxes because the purchasing power of India's middle class is improved. And I say this without fear of contradiction, has had a better record of fiscal prudence than we have. Our fiscal deficit, we inherited about 4.5, 4.6%, is down to 3.4. We had targeted 3.3, but because of this last minute 20,000 adjustment because of the farm expenditure, we've had to make a 0.1 compromise. Our current account deficits have been brought under control. Inflation is under control. And therefore, if you see, our fiscal record speaks for itself. Because of all the anti-black money measures that we took, because of the entire direct and indirect tax departments being put online, because of the fact that we now, after demonetization, after GST, the average we have been growing in our tax collections every year in the last 5 years has been in the range of 15 to 18% a year. Now, if my revenues are going up 15 to 18%, if my tax base is close to doubling in a 5-year period, surely the people who pay taxes are entitled to see the benefit of those taxes. And the benefit of the taxes is a growing economy, a booming economy, and on top of that, people getting tax rebates and people getting a better quality of life, a better infrastructure. So when we took over, the budget size used to be 5 years ago in the range of 14 lakh crores. Now Piyush Goyal has today announced next year's budget size to be over 27 lakh crores. So the size of the budget itself has expanded almost a little less than doubling. Well, I don't think that's a report. That's a draft which has not been approved. Now let me first use this opportunity to meet two disinformations which have been given. The first, jobs. If 7.5% is the average real GDP growth,
and inflation is 4.5%, at the moment it's 2.19, then our nominal growth, adding the two, is about 11.5 to 12%. If the economy is growing over the last 5 years by a 12% nominal growth, and if you compound it annually, the size itself is expanding very largely, it would be an economic absurdity to say that such large nominal growth, the highest anywhere in the world, doesn't lead to creation of jobs. That can happen only in one eventuality, that your productivity levels go up to such an extent that even a bigger economy doesn't grow jobs. That is to say that here you had, take any industry, take your industry, a newspaper. It took us 500 employees to bring out a newspaper. Today it takes us 50. Even though our circulations have doubled, the jobs have come down. But have our productivity levels gone up to that level? Obviously the answer is no. There are newer areas of economy which are expanding. And also remember, if no job creation takes place, then there is social unrest. This has been a peace period as far as social issues have been concerned, and no major social agitation has been witnessed in the last 5 years. So I completely refute this argument that a 12% nominal growth on an average over 5 years will not lead to. चलिए, मरकजी सरकार की जानिब से साल 2019 और 20 का माली बजट जो है वो पेश की गई, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे अपोजिशन की, तो अपोजिशन की जानिब कांग्रेस की जानिब से कल इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के इंतखाबात जो है उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो जारी किया है। उनका ये अपोजिशन का क्या कुछ कहना है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार फोन लाइन पे मौजूद है। विनोद जी, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। माली बजट पेश हुआ है, क्या कुछ जमीनी सतह पर जिन लोगों से आपने बात की, ताजरों से, आम लोगों से, किसानों से, किस तरह इस बजट को वो लोग देख रहे हैं? देखिए, मध्यवर्गीय जो मिडिल क्लास सेक्शन है वो इस बजट से खुश है, फार्मर खुश है। ओवरऑल ये बजट अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो टैक्स पेयर हैं उनको भी राहत मिली है। हर सेक्शन को इस बजट में राहत देने की बात की गई है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर का बजट है और स्वाभाविक सी बात है कि केंद्र सरकार ने चाहा कि हर उस सेक्शन को फायदा दिया जाए और अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसके दायरे में रहते हुए ये फायदा देने की कोशिश की गई और सारे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सब विपक्ष का मानना है कि इनके पास 5 बजट पेश करने का मैंडेट था, लेकिन ये 6ठा बजट पेश किया है। ये एक मैनिफेस्टो की तरह उन्होंने लिया है। अदरवाइज आम लोग इस बजट से खुश हैं। बिल्कुल विनोद जी, अगर विपक्ष का ही माने तो क्या लग रहा है आपको, 2019 के इंतखाबात है और भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार ने बजट इस तरीके से पेश किया, इससे आने वाले इंतखाबात पर असर पड़ सकता है? बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत बड़ा डेंट विपक्ष को पड़ा है। जो बजट इन्होंने पेश किया है भारतीय जनता पार्टी या यूं कहीं केंद्र सरकार ने, इसका आने वाले इंतखाबात में जरूर असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका बेनिफिट भी होगा। जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी, कि मिनिमम वेज आमदनी जो होगी उसकी गारंटी दी जाएगी, उसी पैटर्न पर अब अगर यूपीए की सरकार होती, ये लास्ट ईयर होता, तो वो भी इसी तरह का प्रस्तावित बजट पेश करते। अब भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह का प्रस्तावित बजट पेश किया है इन सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। तो आम लोगों की अगर बात की जाए विनोद जी, जिस तरीके से ताजिरों को भी, अगर व्यापारियों की बात करें तो रिटर्न में भी छूट मिली है, साथ ही साथ किसानों के लिए जो आपने न्यूनतम आय की बात की, वही एक तरह से सरकार ने उस पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कहा जाए कि एक झटका भी कांग्रेस के लिए या विपक्ष के लिए, क्योंकि उनकी तरफ से पहले कहा गया था मिनिमम वेजेस का, लेकिन सरकार ने इस बजट में पहले ही किसानों के लिए एक ऑफर रख दिया है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सारी चीजें जो भाप रहे थे, जो हेल्म ऑफ द अफेयर पर लोग बैठे होते, वो सोच रहे थे कि विपक्ष आने वाले 2019 के लोकसभा चुनावों में क्या कर सकते, और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित बजट को पेश किया गया है। हर सेक्शन को ध्यान में रखा गया है, फार्मर्स हो, ट्रेडर्स हो, मिडिल वर्ग हो, या फिर जो श्रमिक हैं, जो काम करते हैं, लेबरर्स हैं, उनका कोई तक का ख्याल रखा गया है। हर एक सेक्शन को टच किया गया है। तो मुझे लगता है कि इसका
बजट का असर जरूर पड़ेगा और वो लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि जो केंद्र सरकार के घटक दल हैं इस वक्त उनको इसका बेनिफिट होगा और विपक्ष को नुकसान हो सकता है। चलिए विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि वजीर आजम का रियासत जम्मू कश्मीर का दौरा कल है, उस हवाले से आपसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि बजट पे बात हो रही है और बजट में जिस तरीके से अपोजिशन की जानिब से आसिफ ये अब इस पे नून में वो नक्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि बजट इस तरीके से पेश करना था या किसानों के हक में कुछ नहीं है, आम लोगों के हक में कुछ नहीं है। लेकिन आम लोगों और ताजरों का क्या कुछ कहना है वो भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। उसके बाद हम वजीर आजम के दौरे के हवाले से बात करेंगे। टैक्स की छूट 2.5 लाख से 5 लाख की गई है, उससे कम 3 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी, जिससे 5 लाख वो हो गया, प्लस 1.5 लाख तक लोगों को ATC, ATD में ATCC में डिडक्शन मिलेगी। 6.5 मतलब कहने का 6.5 लाख तक कोई टैक्स की छूट कुल मिली उनको, प्लस महिलाओं को जो मोदी जी का नारा था महिलाओं का सशक्तिकरण, उसके द्वारा 40,000 तक जो उनको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर कोई डिडक्शन नहीं होगी। जो 2.5 लाख की लिमिट जो इनकम टैक्स की थी वो बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है और साथ में इन्वेस्टमेंट की जो एक वो थी वो 1.5 लाख के, मतलब आप देखिए कि एक आम आदमी के लिए एक गरीब परिवार जो एक मिडिल क्लास लोगों की हम बात करते हैं 6.5 लाख तक का उन्हें टैक्स का रिबेट है। 6.5 लाख की जिसकी आय रहेगी सालाना उसको टैक्स की रिबेट रहेगी। और साथ में जो एक महिलाओं के लिए उन्होंने 40,000 रुपये तक का जो लोन, जो इंटरेस्ट फ्री लोन पेश किया है, मैं बहुत मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि जो एक बजट जिसकी एक सख्त ज़रूरत थी, जो एक मिडिल क्लास लोगों के लिए जो आयकर 2.5 लाख से 5 लाख बढ़ाया है, मैं कहता हूं ये इस बजट का हाईलाइट एक मुद्दा रहेगा जिससे सभी जनता, जिससे 3 करोड़ लोगों को ये फायदा पहुंचेगा। खासतौर पर इनकम टैक्स के बारे में ये कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी छूट दी जाने। बजट के हवाले से बात और बजट के हवाले से आम लोगों ताजरों का क्या कुछ कहना है वो भी हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचाया। लेकिन बजट के साथ साथ अब बात करते हैं दूसरे मामलात की, और दूसरे मामलात में सबसे पहले हम बात करेंगे वजीर आजम के रियासत जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से। और माना जा रहा है कि वजीर आजम जो है कल रियासत जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जिसमें वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख खत्े का दौरा करेंगे और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के संग बुनियाद भी रखी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से, जिस तरीके से वादी के अंदर हमने देखा है पिछले काफ़ी दिनों से सिक्योरिटी काफ़ी सख्त की गई है और उसके साथ साथ फोर्सेस एहलकारों की जानिब से खुसूसी नाके भी लगाए गए जहां पर तलाशी की जा रही है। वहीं पर अगर हम जम्मू सूबे की बात करेंगे तो जम्मू सूबे में किस तरीके के सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विनोद जी, वजीर आजम का दौरा और माना जा रहा है कि तीनों खत्तों का दौरा करेंगे और इलेक्शन से पहले वजीर आजम का यह दौरा है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करेंगे जम्मू के अंदर किस तरीके के सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए और भारतीय जनता पार्टी के खीमे के अंदर किस तरीके की हलचल दिखाई दे रही है? मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे। पहले 15 जनवरी को जिस तरीके से इस दौरे को रखा गया था, लेकिन बाद में मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए 3 फरवरी को यानी कल अब एतवार के रोज वजीर आजम सबसे पहले जम्मू पहुंचेंगे और विजयपुर से अपने दौरे का आगाज करेंगे, जहां उन्होंने एम्स की नींव पत्थर भी रखेंगे, उसका शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद जो है अखनूर जम्मू जो हाईवे प्रोजेक्ट है, अखनूर जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे, उसका और साथ ही साथ कई अहम कॉलेजेस हैं जिनका उद्घाटन होना, इनॉग्रेशन होनी है। लेकिन दौरे की शुरुआत जो विजयपुर से होनी है और एक रैली से होगी सांबा जिले से, वहां पर सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम है ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त विनोद जी फोन लाइन पे मौजूद है। विनोद जी, जम्मू सूबे के अंदर वजीर आजम के दौरे को लेकर किस तरीके के सिक्योरिटी के इंतजाम है और अगर हम भारतीय जनता पार्टी के खीमे की बात करेंगे तो किस तरीके की हलचल दिखाई दे रही है? हमें दोनों के लिए ही ये बड़ा चैलेंजिंग है। एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बड़ा थ्रेट बना हुआ है। एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है और ये यूं माना जाएगा कि लोकसभा चुनाव 2019 के आगाज यहाँ से शुरू होता है। और कुछ रोज पहले ही यहाँ संदिग्ध लोगों को देखा गया, 2 लोगों को देखा गया था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है। लेकिन जो हमारी ऑफिसर से बातचीत हुई है उनका ये कहना है
कि किसी भी हालात से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं। उस पूरे पंडाल को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे, उसको चारों तरफ से काफी दिनों से घेर रखा हुआ है। एनएसजी के कमांडोज वहां पे आ चुके हैं, जो पीएम की सिक्योरिटी होती है वो वहां पे पहुंच चुके हैं, और लोकल जो इनपुट्स है वो सारी गैदर की जाएगी। सारी एजेंसीज जो है एक दूसरे को पूरी तरह से कोऑर्डिनेट कर रही है कि जो भी इंफॉर्मेशन किसी के पास आती है दूसरे के साथ शेयर की जाए। बिल्कुल। अगर पार्ट उसका बीजेपी का, बीजेपी के कहने में क्या, बीजेपी के लिए एक चैलेंज है। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग करना चाहती है, और इस रैली को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता भी यहाँ आ चुके हैं और बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेट कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि पीडीपी के साथ सरकार बनाने के दौरान जब सरकार चली, जो लोग नाराज हुए हैं उन लोगों को मनाने का ये एक बहुत बड़ा मौका है कि उन लोगों को यहाँ पे रैली में लाया जाए और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से मुतासिर होकर के, इंप्रेस होकर के दोबारा से जो उनकी नाराजगी है उसको खत्म करेंगे। दूसरा जो कैडर नाराज था बीजेपी का, उसको भी मनाने के लिए ये एक मौका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इसको एक चुनौती की तरह लिया जा रहा है कि कैसे इस रैली को सक्सेसफुल बनाया जाएगा। विनोद जी, सिक्योरिटी एजेंसीज की अगर बात की जाए, लगातार सिक्योरिटी बीफ्ड अप है। अगर लखनपुर से बात करें विजयपुर तक, क्योंकि शुरुआत दौरे की विजयपुर से होनी है, तो 2 दिन पहले एक ऐसी घटना घटी ठीक उस स्थान जहां पे रैली होनी है उससे 2 किलोमीटर की मात्र दूरी पे। तो ऐसे में सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर भी और लगातार झुटपुट हरकतें सीमा पार से होती रही हैं। देखिए, मैंने शुरुआत में ये कहा कि जहां पर पंडाल लगा हुआ उसके थोड़ी ही दूरी पर 2 संदिग्ध लोगों को देखा गया था, तो इसका ऑपरेशन भी चलाया गया। हालांकि कुछ मिला नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी सिक्योरिटी एजेंसी सतर्क है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये चुनौती है बहुत बड़ी, लेकिन साथ साथ जो ऑफिसर्स हैं वो मानते हैं कि इस चुनौती को हम चुनौती के रूप में ले रहे हैं, किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट को नहीं होने दिया जाएगा, और इसको लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त भी, एश्योर्ड भी है वो। चलिए विनोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जम्मू से हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार फोन लाइन पे, जहां उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्टेट कैडर जो है उनके लिए ये दौरा काफी अहमियत का हामिल है और मुश्किल भी है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के अंदर नाराजगियां भी है और उसके साथ साथ जिस तरीके से लोग नाराज हैं उसके लिए भी पार्टी के लिए काफी चैलेंजिंग होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में अब बात करते हैं लद्दाख खत्ते की, और लद्दाख खत्ते के करगिल के हवाले से अगर हम बात करेंगे, वहां पर भी कल एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। किस चीज को लेकर एहतजाजी मुजाहिरा हुआ, आसिफ मेरे साथ मौजूद है। बिल्कुल, पहले कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अलग अलग मामलात को लेकर लगातार लद्दाख सुर्खियों में रहा पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, और लगातार गवर्नर इंतजामिया की तरफ से भी लद्दाख खत्ते के हक में कुछ ऐसे फैसले सुनाए गए जहां से लोगों को एक तरफ से राहत मिली। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, अब दोबारा से जो करगिल और सकरदू रोड को खोलने की, सड़क को खोलने की जो लगातार आवाजें उठ रही थी, उस मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। हमने 3 दिन पहले भी आपको बताया था कि लगातार जमीयतुल उलमा की तरफ से, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे थे, पब्लिक के बीच में जाके तमाम लोग सभी सेक्टर्स के एक साथ आके वो इकट्ठे होकर करगिल सकरदू रोड को खोलने की मांग कर रहे थे। और इसके लिए पहले ही ऐलान किया गया था कि जुम्मे की नमाज के बाद एहतजाजी मुजाहिरे होंगे, और कल भी जिस तरीके से कल प्रोटेस्ट शुरुआत हुई और जमीयतुल उलमा हिंद के इस बैनर तले कल दोबारा से करगिल सकरदू रोड को खोलने की जो है दोबारा मांग उठी। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, करगिल दरअसल ये जो रोड है साल 1949 के बाद, यानी अगर आजादी के तक बात की जाए तो इस सड़क से आना जाना या व्यापार का जो सिलसिला था, कारोबार, वो चलता रहता था। लेकिन 1949 तक ये सड़क खुली रही, उसके बाद इस सड़क को बंद कर दिया गया और करगिल से खरमर्ग, यानी जो गिलगित बल्तिस्तान का, पाकिस्तान का इलाका है, और टोटल लेंथ 126 किलोमीटर इस सड़क की है, जो आज से 70 साल पहले बंद हो चुकी है। और इस सड़क के बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान करगिल वालों को हुआ, वो इसलिए क्योंकि 12 से 15 हजार के बीच में जो खानदान थे वो एक दूसरे से अलग होकर रह गए। और नॉर्मली अगर हम बात करें तो कुछ परिवार उस और कुछ यहाँ पे वो लगातार उनका जो व्यवसाय था, जो कारोबार था उनका, वो दोनों तरफ चलता था और आना जाना लगा रहता था हर रोज। लेकिन सड़क बंद होने से जहां आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी थी, सबसे ज्यादा उन लोगों की जिनकी फैमिलीज आपस में बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल, अगर हम इस रास्ते के हवाले से बात करेंगे और हमारे नाजरीन को
याद होगा कि इससे पहले भी जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार में आए 2000 में, तो उन्होंने भी इन रास्तों को खोलने की बात की। और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे जब 2014 में पीडीपी की सरकार एक बार फिर बनी और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद उसके बाद साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की जब उन्होंने बागडोर रियासत की संभाली, तो उन्होंने भी इन्हीं चीज़ों पे और बार बार वो अक्सर इन्हीं चीज़ों पे जोर देती आई कि जो हमारे रास्ते हैं जो बंद हुए हैं उनको खोलने की ज़रूरत है ताकि आर पार के लोग एक दूसरे के साथ आसानी के साथ मिल सके। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है शेख नासिर जमीयतुल उलमा का जो प्रेसिडेंट है, वो हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। मौलवी साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले आपकी जानिब से क्या कोशिश की गई है कि इस रास्ते को खोला जाए ताकि आर पार के लोग एक दूसरे के साथ मिले, और आगे का लाएअमल आपका क्या रहेगा? जी, हमारा हमेशा 70 सालों से हमारे बुजुर्गों का और आज भी हमारे यही कोशिश रहा है। और हमारे हर मेमोरेंडम में आप देखेंगे करगिल से जो भी मेमोरेंडम गया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उसमें हमारा जो सर फहरिस्त ये चीज मांग हमारी रही है कि करगिल का 2 रोड को खोला जाए। क्योंकि आप दुनिया को मालूम है कि करगिल वाले सर्दियों में 6 महीना जो है कैद होके रहते हैं। यहाँ ना हवाई कोई इंतजाम है और ना जमीनी, तो हमारे पास अभी फकत एक ही वो रास्ता जो बचता है वही करगिल का 2 रोड है। अगर ये रास्ता हमारे लिए खुल जाता है तो हमारे करगिल वाले 12 महीना उनके खाने पीने की अशिया जो है यहाँ फराहम रहेगी उनको। अभी आप देखेंगे करगिल में ना सब्जी ना खाने पीने की अशिया, फकत दाल और वगैरह कुछ छोटे मोटे चीजें खाते और खुश्क चीजें खाते रहते हैं। और ये हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, रियासती हुकूमत को भी ये मालूम होना चाहिए कि करगिल वालों को ये सारे फराहम होना चाहिए। और हमारा आइंदा भी यही अमल रहेगा कि जब तक हमारी ये मांग पूरी ना हो तो हम शेख साहब जिस तरीके से आपने कल एहतजाजी मुजाहरा किया, काफी लोग एहतजाजी मुजाहरे में शामिल थे और नारेबाजी भी हुई, लेकिन उसके साथ साथ कल मुल्क के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रियासत जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और लद्दाख खिते का भी दौरा वो करेंगे। क्या आपने कोई ऐसा मंसूबा बनाया, कमेटी बनाई कि ताकि वजीर-ए-आज़म से डायरेक्ट इस हवाले से बातचीत की जाए? नहीं, हमने कोई कमेटी नहीं बनाई। हमारा यही अंजुमन जमीयतुल उलमा इसमें अशर करगिल हमारा यही कमेटी है और करगिल के सारे उलमा इसमें शामिल है। और अगर उनसे बात करना हो तो हम खुद जाएंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी तक हमारा उनके साथ बात करने का कोई प्रोग्राम नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन हम चाहते हैं कि करगिल आके हमारे मसाइल को हल करें। लेह में बैठ के उन्होंने जोजिला टनल की इफ्तिताह की, लेकिन अभी आप देखेंगे जोजिला टनल वो भी परमानेंट हो गए। बिल्कुल, आपकी तंजीम की जानिब से कल एहतजाजी मुजाहरा किया गया। क्या आपकी तंजीम की जानिब से ये कोशिश की जा रही कि रियासती गवर्नर को इस हवाले से मेमोरेंडम पेश किया जाए ताकि वो इसको फॉरवर्ड करे, मरकजी सरकार के साथ इस मामले को उठाए? जी बिल्कुल, हम हर एक को ये मेमोरेंडम देते आए हैं और आइंदा भी ये मेमोरेंडम हम देते रहेंगे। करगिल के सारे मांग हम लेके रहेंगे। ये हमारा करगिल का हक है, ये हमारा हुकूक है, ये हम लेके रहेंगे। और इसमें भी हमारे साथ नाइंसाफी, हम कभी आज के बाद हम कभी नाइंसाफी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में बने रहे। ये सकर्दू करगिल रोड को लेकर जो कल करगिल में एहतजाजी मुजाहरा हुआ उसको लेकर इनका मानना है कि यह हमारी डिमांड है और पुरानी डिमांड है, इस डिमांड को हम मनवा के ही रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम में दूसरे मामलात पर बात करेंगे। और दूसरे मामलात में अगर हम बात करेंगे अयोध्या मामले को लेकर, तो अयोध्या का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है। लेकिन अगर हम प्रयागराज की बात करेंगे और अयोध्या की बात करेंगे, वहां पर कुंभ मेले के दौरान मुख्तलिफ हिंदू संगठनों की जानिब से जो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और उसी बीच जो ये बात सामने आई है मुख्तलिफ संगठनों की जानिब से कि 21 फरवरी को राम मंदिर के निर्माण के हवाले से काम शुरू किया जाएगा। उस पर राम मंदिर को लेकर मोहन भागवत विश्व हिंदू परिषद के से जो ताल्लुक रखते हैं वो क्या कुछ कहते हैं, जरा वो भी सुनिए। निर्माण यह प्रारंभ बिल्कुल ठीक प्रारंभ है और इसलिए इस आंदोलन को देशव्यापी बनाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद बनाना चाहती थी, संघ उसमें लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल शाखा चलाता है और कुछ नहीं करता है। इस नियम का
सिद्ध होना इस एक अपवाद से सिद्ध होता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन के नाते घटक है। कोई आंदोलन न करने वाला संघ एकमात्र राम जन्मभूमि आंदोलन का कार्यकर्ता भी है और इसलिए संघ का मन उसी समय से बना है कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण से कम हमको कुछ भी स्वीकार नहीं है। और अब इतने आगे आए हैं तो उडुपी की धर्म संसद में भी मैंने कहा था हमको वहां पर मंदिर चाहिए, वही मंदिर चाहिए जो हम सर्वत्र लोगों को दिखाते रहे ऐसा बनेगा, और उन्हीं लोगों के द्वारा चाहिए जो इसके लिए आंदोलन करते रहे। इस पर से 1 इंच भी संघ वापस आने वाला नहीं है, ये उसका मन बना है। चलिए, ये मोहन भागवत साहब जो इस हवाले से कुछ कह रहे थे, और उसके साथ साथ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का क्या कुछ कहना है वो भी जरा सुनते हैं। ये हमारे देश में और संतों में है, और मैं समझता हूं कि डेट देना अनिवार्य है। और क्यों? मैं तो कहता हूं आज ही दे दो। क्या आज रात को दे देंगे जमीन? कौन रोकने वाला है? हम चले गए सुप्रीम कोर्ट में शिष्टाचार में कि उनसे अनुमति मांगने के लिए, ये आवश्यक नहीं है। पहले तो जमीन 2 हिस्सों में बंटा है। एक है जो निर्विवादित, वो उस पर एक रोक लगी थी कि जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट नहीं पूरी सुनवी दी जाएगी तब तक इस जमीन को छुआ नहीं जाएगा। सरकार ने उसकी राष्ट्रीयकरण तो कर ली थी परंतु उसका उपयोग नहीं हो सकता। अब वो चले गए, खत्म हो गया, 9 साल पहले ही खत्म हो गया। आज सब लोगों को ध्यान में आ रहा है, तो इस जमीन को तो आज दे सकते हैं। मैं तो कहता हूं वो विवादित जमीन जहां बाबरी मस्जिद एक समय खड़ा था वो भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसकी राष्ट्रीयकरण कर ली। अब ये कल सुप्रीम कोर्ट कहेगी ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का जमीन है, मान लीजिए कहते हैं, परंतु जमीन नहीं मिलेगी, उनको मुआवजा ही मिलेगी। हमारी धारा 300A संविधान के अनुसार सरकार किसी की भी जमीन की राष्ट्रीयकरण कर सकती है, सिर्फ मुआवजा सही देना चाहिए। उस मुआवजा सही है नहीं है यही सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। तो आप सुप्रीम कोर्ट को कह दीजिए कि जब आप फैसला करोगे हम मुआवजा दे देंगे जो आपके। चलिए, ये थे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी के अल्फाज जो राम मंदिर के तामीर के हवाले से थे। लेकिन चलते चलते आपको बताते चले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो रियासत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से टीम 27 और 28 जनवरी को रियासत जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाली थी, लेकिन वजीर-ए-आज़म के दौरे के पेश नज़र उस दौरे को मुलतवी किया गया। अब माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम रियासत जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी और उसके बाद मरकजी दाखिला वजारत के साथ ये मामला उठाया जाएगा और उसके बाद माना जा रहा है कि रियासत के अंदर असेंबली इंतखाबात अमल में लाने को हतमी फैसला लिया जाएगा। नाज़रीन की अगर बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो डीजीपी है दिलबाग सिंह साहब और साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी साहब से जो ईसीआई की बातचीत हुई है और उसमें यह कहा गया है कि इसके बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। कल भी हालात का जायजा लिया गया था, लेकिन इससे पहले के चुनाव हो उससे मरकजी वजारत दाखिला से पहले और बाद में ईसीआई की टीम जो है दोबारा राब्ता करेगी और हालात को मद्देनजर रखते हुए अगला फैसला लेगी। चलिए नाज़रीन मोहतरम, ये थे आज के मौज़ूआत जिन पे हमने बात की। अपने मेजबान साहिल अमीन और आसिफ रशीद को दीजिए इजाजत। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।